Namaskar to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Rule Guru. Today, I will discuss Series 1 Multiple Choice Question on Central Civil Services Conduct Rules 1964. Okay, so my friends, if you have not subscribed my channel, please subscribe me so that you can get notification for my upcoming videos. So please subscribe my channel Asit Government Rule Guru. Now I am going to start. Question number 1. CCS conduct rules came into force with effect from. Actually CCS conduct rule कब से effect हुआ? ये actually 30th November 1964. 30th November 1964 आंसर इज बीट सी. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है. चलो क्वेश्चन नंबर 2 को चलेंगे. CCS conduct rules apply to. Actually, in case of Central Civil Services conduct rules, which are entitled, which are eligible for this rule, here it is given central government employees, civilian employees in defense services, be it C railway employees, be it D both A and B. Railway employees तो नहीं है, तो आंसर इज बीट डी both A and B. Central government employees and civilian employees in defense services, आंसर इज बीट डी. मगर उसका एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों चीज. एक्चुअली ओनली फॉर देम ओनली CCS conduct rule 1964 is applicable. First one, every person appointed to a civil service post including a civilian in defense service. आपको याद रखना है, civilian in defense service in connection with the affairs of the union. अप्लीकेबिलिटी टू ऑनररी वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सिविल पोस्ट, जो भी ऑनररी वर्कर्स है उनके लिए भी लागू है. एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, अप्लीकेबिलिटी टू मेंबर्स ऑफ कमिटीज और कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. नेक्स्ट वन, अप्लीकेबल टू एम्प्लॉयज ऑफ नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंटल कैंटीन्स, उनके लिए CCS कंडक्ट रूल्स 1964 अप्लीकेबल है. राइट, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहा है. राइट, चलो क्वेश्चन नंबर, और एक 6th भी याद रखना है, एप्लीकेबल टू पर्सन्स अपॉइंटेड एज पर्सनल स्टाफ ऑफ ए मिनिस्टर हुज टेन्योर विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द मिनिस्टर. तो ओके, ये जो 6 बीट्स है इसको याद रखना है. एक्चुअली दीज सेक्शंस आर एलिजिबल फॉर CCS कंडक्ट रूल्स 1964. राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 3. टू हुम इज CCS conduct rules not applicable, किसके लिए applicable नहीं है? Be it employees of non-statutory departmental canteens, be it be every person appointed to a civil service post including a civilian in defense service in connection with the affairs of the union, be it 3 extra departmental agents in the postal department, be it D members of committees or commissions appointed by the government. अभी हम देखा ना, employees of non-statutory departmental canteens उनके लिए applicable है. Every person appointed to a civil service post including a civilian in defense service in connection with the affairs of the union, इनके लिए भी applicable है. जो बीट सी है उनके लिए applicable नहीं है. एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स इन द पोस्टल डिपार्टमेंट, इनके लिए CCS कंडक्ट रूल्स 1964 applicable नहीं है. बीट डी भी applicable है क्योंकि मेंबर्स ऑफ कमिटीज और कमीशंस अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट. तो आंसर इज बीट सी. एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स इन द पोस्टल डिपार्टमेंट, उनके लिए CCS कंडक्ट रूल्स applicable नहीं है. तो यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. तो यहाँ पर आंसर बीट सी है, उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है. एक्चुअली दीज सेक्शंस आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर CCS कंडक्ट रूल्स 1964. रेलवे सर्वेंट, उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है. ए मेंबर ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विस, उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है. ए होल्डर ऑफ एनी पोस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द प्रेसिडेंट हैज बाय ए जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्टेड दैट दीज रूल्स आर नॉट अप्लाई. तो ये हो गया. और लास्ट वन, नॉट अप्लीकेबल टू P&T एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स, इट इज पोस्टल एंड टेलीकम्युनिकेशन, P&T एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट्स, ये चारों के लिए अप्लीकेबल नहीं है. राइट, इसको आपको याद रखना है. चलो क्वेश्चन नंबर 4 को चलेंगे. व्हाट बिहेवियर इज एक्सपेक्टेड ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट ऑल टाइम्स? मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी, मेंटेन एब्सोल्यूट डिवोशन टू ड्यूटी, डू नथिंग व्हिच इज अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, बी डी ऑल ऑफ द अबव. Answer is B, D, all of the above. Actually, it is the rule 3 in CCS conduct rules. Rule 3, you see,
also my video part 2 video, it is rule 1 to 3. You can get it from my playlist. Please go and see the video. So it answer is bit D, all of the above, right? Maintain absolute integrity, maintain absolute devotion to duty, do nothing which is unbecoming of a government servant, right? Answer is bit D. चलो क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे. स्टेट व्हाट ए गवर्नमेंट सर्वेंट शुड डू इफ ही हैड रिसीव्ड ओरल इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिशियल सुपीरियर. यदि कुछ ओरल इंस्ट्रक्शन मिल रहा है ऑफिशियल सुपीरियर से, तो यहाँ पर ही वुड ऑब्टेन द रिटन कंफर्मेशन ऑफ द सेम. ही वुड गो एंड डिस्कस अबाउट दिस विथ अदर एम्प्लॉइज. ही वुड नॉट आस्क फॉर एनी ऑफिशियल कंफर्मेशन फ्रॉम हिज ऑफिशियल सुपीरियर इन राइटिंग. He would try to get the written confirmation from the supervisor of some other department. It is very easy one. यदि हमको कुछ ओरल इंस्ट्रक्शन मिल रहा है तो हमको इमीडिएटली उसके बाद उसको रिटन कंफर्मेशन भी लेना है. तो आंसर इज बीट ए. ही वुड ऑब्टेन द रिटन कंफर्मेशन ऑफ द सेम. ओरल यदि हमारा सुपीरियर ऑफिसर हमको ओरल इंस्ट्रक्ट करता है तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, मगर इमीडिएटली उसके बाद हमको एक रिटन कंफर्मेशन लेटर चाहिए. ओके, तो यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन में दे दिया, आप देख लीजिए. यहाँ पर तो आंसर बीट ए है. ही वुड ऑब्टेन द रिटन कंफर्मेशन ऑफ द सेम. यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लीजिए. द डायरेक्शन ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर शैल ऑर्डिनरली बी इन राइटिंग. ओरल डायरेक्शन टू सबऑर्डिनेट्स शैल बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल. ओरल डायरेक्शन को अवॉइड करना है. जब भी सुपीरियर ऑफिसर सबऑर्डिनेट को कुछ इंस्ट्रक्ट करता है तो वो उसको रिटन इन्फॉर्मेशन में करना है. ईच एंड एवरी टाइम द सुपीरियर अथॉरिटी शुड हैव गिवन रिटन इन्फॉर्मेशन इंस्टेड ऑफ ओरल इन्फॉर्मेशन. वेयर द इश्यू ऑफ ओरल डायरेक्शन बिकम्स अनअवॉइडेबल, द ऑफिशियल सुपीरियर शैल कन्फर्म इट इन राइटिंग इमीडिएटली देयर आफ्टर. यदि कुछ ओरल इंस्ट्रक्शन आता है सबऑर्डिनेट को तो उसको वो अवॉइड नहीं कर सकता, तो उसके बाद इमीडिएटली रिटन इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए, राइट? और एक सेकंड पार्ट में देखिए, गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज रिसीव्ड ओरल डायरेक्शन फ्रॉम हिज ऑफिशियल सुपीरियर शैल सीक कंफर्मेशन ऑफ द सेम इन राइटिंग एज अर्ली एज पॉसिबल. यदि सबऑर्डिनेट कुछ ओरल इंफॉर्मेशन और ओरल इंस्ट्रक्शन कलेक्ट करता है सुपीरियर अथॉरिटी से, तो वो एक्चुअली ईच एंड एवरी टाइम ही और सी मस्ट सीक द राइटिंग, ओके, एज अर्ली एज पॉसिबल. वेयर अपन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द ऑफिशियल सुपीरियर टू कंफर्म द डायरेक्शन इन राइटिंग, राइट? इसको थोड़ा आपको याद रखना है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. कोड द रूल्स अंडर व्हिच द प्रोविजंस ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वोमेन इज कवर्ड. तो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 में कौन सा रूल है जहां पर प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वोमेन के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया गया है? एक्चुअली इट इज रूल 3C. आंसर इज बी डी, रूल 3C. तो थोड़ा रूल 3 का जो 3 पार्ट से हम डिस्कस करेंगे. जो रूल 3A है वो प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी के ऊपर है. जो रूल 3A प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टेसी के ऊपर है. इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटीज एक्ट इन ए डिसकर्टियस मैनर. तो इट मीन्स क्या है कि कोई भी ऑफिशियल ड्यूटीज में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अभद्रतापूर्वक कोई टिप्पणी नहीं देगा, राइट? सेकेंड पार्ट इसमें है, इन इज ऑफिशियल डीलिंग्स विद द पब्लिक और अदरवाइज अडॉप्ट डायलेटरी टैक्टिक्स और willfully cause delays in disposal of the work assigned to him. यदि कोई वर्क असाइन दिया गया है पब्लिक सर्वेंट को, तो वो पब्लिक के साथ डीलिंग करता है तो जानबूझकर वो काम को डिले नहीं करेगा, राइट? जानबूझकर, क्योंकि ईच एंड एवरी टाइम गवर्नमेंट सर्वेंट्स दे डू वर्क फॉर द पब्लिक. So each and every time they must do work for the interest of the public. So as soon as possible they must try to complete the work. So knowingly they should not delay the work. Okay. जो 3B में है, it is observance of government's policies. इसमें क्या आता है? Every government servant shall at all times act in accordance with the government's policies regarding age of marriage, preservation of environment, protection of wildlife and cultural heritage. सेकेंड में है ऑब्जर्व द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन. तो ये ऑब्जर्वेंस ऑफ गवर्नमेंट्स पॉलिसीज में आता है. जो 3C है इट इज रिलेटेड टू द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन. और एक बार बता रहा हूँ, ये जो रूल 1 to 3 है, मेरा पार्ट 2 वीडियो पूरा
रूल 1 टू रूल 3 मैं डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, मेरा प्ले लिस्ट में पड़ा है। आप CCS कंडक्ट रूल 1964 मेरा चैनल को जाइए, वहाँ पर पड़ा है रूल 1 to 3, तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स एनी एक्ट ऑफ। जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, ये राइट है, शोइंग पोर्नोग्राफी, अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल नेचर, ऑल ऑफ द अबव। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट में आता है, राइट। तो उसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे, इसमें क्या क्या आता है आपको याद रखना है। सेक्सुअल हरासमेंट इंक्लूड्स, देख लीजिए, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, showing pornography, any other unwelcome physical verbal non verbal conduct of a sexual nature, ये सब सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है और आगे में जो एग्जाम होगा उसमें आ सकता है, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। एनी एक्ट और बिहेवियर में अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट, इसमें क्या क्या दिया गया है? इंप्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her, humiliating treatment likely to affect her health or safety, D all of the above। आंसर है all of the above। ये कोई भी जो एक्ट है, जो बिहेवियर है रिलेटेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट, ये सभी ये आता है, तो उसको थोड़ा हम एक्सप्लेन करेंगे। आप यहाँ पर देख लीजिए, एनी एक्ट और बिहेवियर ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट में अमाउंट टू सेक्सुअल हरासमेंट, B-tie implied or explicit promise of a preferential treatment in employment, implied or explicit threat of detrimental treatment in employment, implied or explicit threat about her present or future employment status, interference with her work or creating an intimidating or offensive or hostile work environment for her, or humiliating treatment likely to affect her health or safety, ये सभी इट इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे। इन टर्म्स ऑफ रूल 3C ऑफ CCS कंडक्ट रूल्स, वर्क प्लेस डज नॉट इंक्लूड। जो रूल 3C जो रिलेटेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट है, जो वर्क प्लेस को एक्सप्लेन किया गया है, इसमें जो दिया गया है उसमें कौन इंक्लूड नहीं है? ए ड्वेलिंग प्लेस और ए हाउस, ए हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, ए क्लब और होटल, ए स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट और स्टेडियम। तो एक क्लब और होटल वो वर्क प्लेस में इंक्लूड नहीं है, राइट। आंसर इज बिट सी। तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन में देखेंगे क्या क्या इंक्लूड है। यहाँ पर देख लीजिए, वर्क प्लेस जो है रिलेटेड टू द सेक्सुअल हरासमेंट क्या क्या है? बीटा एनी डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट, एंटरप्राइज, इंस्टीट्यूशन, ऑफिस, ब्रांच और यूनिट which is established, owned, controlled or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the central government, hospitals or nursing homes, any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not used for training, sports or other activities relating thereto, any place visited by the employee arising out of or during the course of employment including transportation provided by the employer for undertaking such journey, और बीट भी है ए ड्वेलिंग प्लेस और ए हाउस। ओके, ये सब वर्क प्लेस में इंक्लूड है। तो यहाँ पर जो है क्लब और होटल वो वर्क प्लेस में इंक्लूड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, ए कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट शैल बी इंक्वायर्ड इनटू बाय the inquiry authority appointed by the disciplinary authority itself, the complaints committee constituted in the ministry or department concerned, bit D, none of the above. Answer is bit C. According to the Supreme Court instruction, each and every department must have the complaint committee constituted. Okay, the each and every ministry or department must have the complaint committee. It is the direction of the Supreme Court. So answer is bit C. यहाँ पर कोई इंक्वायरी अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट जरूरी नहीं है, पर एवरी डिपार्टमेंट में कंप्लेंट्स कमिटी होना चाहिए, राइट। तो चलो आंसर इज बिट सी। क्वेश्चन नंबर 11 को चलेंगे। द कंप्लेंट्स कमिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट्स बाय द वोमेन एम्प्लॉय शुड बी हेडेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, an officer of equivalent rank of the victim, an officer sufficiently higher in rank, bit D, an officer from an NGO. Answer is bit C, an officer sufficiently higher in rank than the
बेसिकली विक्टिम। ओके, सभी समय जो कंप्लेंट कमिटी होगा उसका जो हेड होगा वो भी वोमेन एम्प्लॉय होना चाहिए, और उसका जो रैंक होगा, जो हेड ऑफ द कमिटी में क्या बोला, हेड ऑफ द कमिटी बेसिकली एक वोमेन एम्प्लॉय होना चाहिए, और उसका जो रैंक होगा वो जो चार्ज ऑफिसर है, जो चार्ज ऑफिसर जिसके ऊपर चार्ज लगाया गया है उससे हाई रैंक होना चाहिए, सफिशिएंटली हाई रैंक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एन ऑफिसर सफिशिएंटली हायर इन रैंक। ओके, और बेसिकली इसमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो कंप्लेंट कमिटी होगा, जो उसका हेड होगा वो भी वोमेन एम्प्लॉय होना चाहिए। राइट। क्वेश्चन नंबर 12, ए कंप्लेंट्स कमिटी फॉर डीलिंग विथ कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन शुड हैव all its members as women, at least 3/4 of its members as women, at least half of its members as women, at least 1/3 of its members as women। जो रूल है, जो ये जो कंप्लेंट कमिटी होगा उसका हेड जो है वो भी वोमेन एम्प्लॉय होना चाहिए, मगर वो सफिशिएंटली हायर रैंक में होना चाहिए। बेसिकली आपको याद रखना है, जो भी डिपार्टमेंट में हायर रैंक जो वोमेन एम्प्लॉय है वो हेड होगा। सफिशिएंटली हायर रैंक मीन सफिशिएंटली हायर रैंक देन द चार्ज ऑफिसर एंड विक्टिम। ओके, यहाँ पर जो है जो कंप्लेंट कमिटी होगा, जो मेंबर्स हाफ ऑफ द एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स मस्ट बी वोमेन एम्प्लॉयज। जो कंप्लेंट कमिटी होगा उसका एटलीस्ट 50% मेंबर्स, एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स ओके मस्ट बी वोमेन एम्प्लॉयज। राइट, तो आंसर इज बिट सी। Question number 13, the periodicity of convening a complaints committee related to the sexual harassment is dash। जो भी जो कंप्लेंट कमिटी है रूल के हिसाब से कि कितनी पीरियड में सभी समय एक मीटिंग कन्वेन करना है और मीटिंग में डिस्कस करना है कि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है। तो मीटिंग इट मीन्स in every it means within how much time the meeting should be conducted by the complaint committee. Actually it is quarterly. Quarterly means in every 3 months one meeting should be conducted. Okay, and it means analyze any type of misconduct or outrage the modesty of women employee basically in the department. Okay, so it is quarterly. The periodicity of convening a complaints committee related to the sexual harassment is quarterly. तो every quarter every 3 months में एक मीटिंग होना चाहिए। राइट, तो चलो क्वेश्चन नंबर 14, an inquiry in a complaint of sexual harassment should be completed within dash as far as practicable and in no case more than dash। जो इंक्वायरी होगा, जो कंप्लेंट कमिटी जो इंक्वायरी करेगा, एक्चुअली इंक्वायरी को वो नॉर्मली 1 मंथ में कंप्लीट करेगा, और यदि 1 मंथ में कंप्लीट नहीं होता है तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 90 डेज। ठीक है, नॉर्मली उसको 1 मंथ में कंप्लीट किया जाएगा। जो भी इंक्वायरी चल रहा है, कंप्लेंट कमिटी जो भी इंक्वायरी कर रहा है सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर 1 मंथ में कंप्लीट करना है, और उसको कब तक एक्सटेंड किया जाएगा, अप टू 90 डेज। राइट, तो ये है बीट ए आंसर, 1 मंथ 90 डेज। नॉर्मली 1 मंथ में इंक्वायरी को खत्म करना है, और एक्सटेंड होगा तो कितना होगा, अप टू 90 डेज होगा। राइट, 90 डेज से ज़्यादा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 को चलेंगे। द अग्रीव्ड वुमन और कंप्लेनेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए कंप्लेंट विद इन डैश ऑफ द इंसिडेंट। जब इंसिडेंट हुआ उसका कितना महीने के अंदर एक्चुअली अग्रीव्ड वुमन और जो विक्टिम है वो जब इंसिडेंट हुआ जिस डेट में, उसी से आप काउंट कर लो किस दिन एक्चुअली कितनी मंथ के अंदर वो इन्फॉर्म करना है उसको। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, एक जो एक्ट है 2013 आपको याद रखना है, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वोमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, उसका एक 9(1) रूल है, 9 सब रूल 1 जो एक्ट 2013 है, उसमें क्लियरली मेंशन है कि जब एक इंसिडेंट हो रहा है तब वो अग्रीव्ड वुमन और विक्टिम 3 मंथ्स के अंदर उसको इन्फॉर्म करना है, और वो भी एक्सटेंड हो सकता है, मगर वो कंप्लेंट कमिटी एक्चुअली उसको देखेगा कि क्या सर्कमस्टांस है। तो एक्चुअली रूल है
कि जब भी इंसिडेंट होता है 3 मंथ्स के अंदर जो अग्रीव्ड वोमेन है और जो विक्टिम है वो उसको कंप्लेंट कमेटी को इन्फॉर्म करना है, उसको इन्फॉर्म करना है, ठीक है। और इन सम केसेस एक्चुअली मोर देन 3 मंथ हो सकता है, मगर वो एक्चुअली कंप्लेंट कमेटी वो एक्चुअली जो भी सर्कमस्टांस को वो जज करेंगे। तो वो कंप्लेंट कमेटी हाँ फाइनली वो जज करेंगे, हाँ ऐसा कुछ सर्कमस्टांस है कि जो विक्टिम है वो 3 मंथ्स के अंदर वो इन्फॉर्म नहीं कर पाया, तो वो एक्सटेंड हो सकता है, राइट। तो नॉर्मली जो है 3 मंथ्स, आंसर इज बिट बी, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट डू नॉट इंक्लूड। जो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 में जो मेंबर्स ऑफ द फैमिली को एक्सप्लेन किया गया है उसमें क्या इंक्लूड नहीं है? स्टेप चाइल्ड ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट होली डिपेंडेंट ऑन हिम, जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और हस्बैंड, एनी पर्सन रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज टू द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड होली डिपेंडेंट ऑन हिम, एनी पर्सन रिलेटेड बाय ब्लड और मैरिज टू द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड होली डिपेंडेंट ऑन हिम। एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और हस्बैंड ये इंक्लूड नहीं है मेंबर्स ऑफ ए फैमिली, जो सीसीएस कंडक्ट रूल 1964। तो आंसर इज बिट बी, जुडिशियली सेपरेटेड वाइफ और हस्बैंड वो इंक्लूड नहीं है। थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, थोड़ा देख लीजिए क्या क्या इंक्लूड है। फर्स्ट है द वाइफ और हस्बैंड, अभी बताया वाइफ हस्बैंड इंक्लूड है, मगर वो जुडिशियली सेपरेट हो रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं है फैमिली मेंबर में, ठीक है। द वाइफ और हस्बैंड एज द केस में बी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट और नॉट, but does not include a wife or husband as the case may be separated from the government servant by a decree or order of a competent court। यदि हस्बैंड जॉब में है और वो उसका वाइफ से सेपरेट हो चुका है कोर्ट ऑर्डर से, तो उसका वाइफ को जो सेपरेट हो चुका है कोर्ट ऑर्डर से, तो इस केस में एक्चुअली वाइफ को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट वन, सन और डॉटर और स्टेप सन और स्टेप डॉटर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड होली डिपेंडेंट ऑन हिम। तो सन एज यूजुअल लेना है, सन डॉटर लेना है, स्टेप सन स्टेप डॉटर उनको लेना है, मगर बट डज नॉट इंक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डज नॉट इंक्लूड ए चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड हु इज नो लॉन्गर इन एनी वे डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट और ऑफ हुज कस्टडी द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज बीन डिप्राइव्ड बाय और अंडर एनी लॉ। तो जो भी चाइल्ड है कि स्टेप चाइल्ड है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, और ऐसा है कि कोर्ट जो ऑर्डर के हिसाब से अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑलरेडी हैज डिप्राइव्ड ऑफ एनी राइट ओवर द चाइल्ड और स्टेप चाइल्ड, राइट। तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। देन एनी अदर पर्सन रिलेटेड वेदर बाय ब्लड और मैरिज टू द गवर्नमेंट सर्वेंट और टू द गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाइफ और हस्बैंड एंड होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। जो थर्ड है, जैसे हस्बैंड सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो हस्बैंड का जो भी ब्लड रिलेटिव्स है और उसका वाइफ के साइड में जो भी रिलेटिव्स है सबको लेना है, मगर वो बेसिकली वो कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंड करेंगे। अदर साइड में वही है जो वाइफ साइड से, सपोज यहाँ पर जो है हस्बैंड जो है सपोज गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मैं ले लिया, कोई जो भी ब्लड रिलेशन उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, और वाइफ साइड से जो भी ब्लड रिलेशन उसके ऊपर डिपेंड करते हैं उनको लेंगे। और अदर साइड में अपोजिट साइड में जैसे वाइफ गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है मगर उसका जो भी ब्लड रिलेशन है यदि वो उसका हस्बैंड के ऊपर डिपेंड करते हैं तो उनको भी लेना है, राइट। तो ये चीज़ थोड़ा फैमिली को थोड़ा आप देख लीजिए यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, हैबिचुअल फेल्योर टू परफॉर्म टास्क within time will amount to be it a failure to maintain integrity, lack of decency and morality, lack of accountability and transparency, lack of devotion to duty। आंसर इज बिट डी, हैबिचुअल फेल्योर। कोई टास्क हमको मिल रहा है, कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई टैक्स मिल रहा है मगर वो हैबिचुअल हो चुका है, वो एक्चुअली टाइमली उसको खत्म नहीं कर रहा है। मेनी टाइम्स एक्चुअली द पर्टिकुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क इन टाइम, सो हैबिचुअल फेल्योर। तो ये लैक ऑफ डिवोशन टू ड्यूटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर इज बिट डी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 18, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड नॉट एम्प्लॉय फॉर डोमेस्टिक वर्क एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। आंसर इज बिट सी, बहुत इजी है, आंसर इज बिट सी, 14 ईयर्स, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 19 को चलेंगे। द गवर्नमेंट सर्वेंट में मेक हिज रिप्रेजेंटेशन ऑन एनी सर्विस मैटर। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ सर्विस मैटर में कुछ रिप्रेजेंटेशन देना चाहता है तो वो किसको देगा?
तो यहाँ पर जो आंसर है इज इमीडिएट ऑफिशियल सुपीरियर और हेड ऑफ ऑफिस, जो आंसर है बिट बी है, वो उसका इमीडिएटली जो सुपीरियर ऑफिसर है उसको दे सकता है और हेड ऑफ ऑफिस जो ऑफिस का हेड है उसको भी दे सकता है। वो सर्विस मैटर में कुछ रिप्रेजेंटेशन उसको देना है। ओके, इन एनी सर्विस मैटर ही और सी वांट टू गिव एनी रिप्रेजेंटेशन, देन ही और सी मस्ट गिव रिप्रेजेंटेशन टू हिज और हर इमीडिएट ऑफिशियल सुपीरियर और हेड ऑफ ऑफिस। तो आंसर इज बिट बी। आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर लैक ऑफ इंटीग्रिटी। सो लैक ऑफ इंटीग्रिटी बेसिकली ब्राइबरी और करप्शन। यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई करप्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है और कुछ ब्राइब लेता है, वही इट इज लैक ऑफ इंटीग्रिटी, राइट। तो आंसर है बिट ए। आज इतना ही है, फिर इंटरेस्टिंग होगा उस टॉपिक के ऊपर। तो मुझे मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आज जो भी डिस्कस किया उसके ऊपर रूल 1 2 3 के ऊपर मेरा वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा है, और आगे मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु। थैंक यू।